सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा फॉर नीट एग्जाम या फिर फॉर मॉक टेस्ट। क्योंकि आफ्टर ऑल आप जब आप पेपर दे रहे होंगे तो सिर्फ यही मैटर नहीं करेगा कि आपको कितना आता है, आपका सिलेबस पूरा हो रखा है कि नहीं। ये भी मैटर करेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कितना अच्छा है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। तो इसीलिए पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी वो जो 3 घंटे 20 मिनट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक आपको, जैसे 3 सेक्शन है, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बायो से। और बायो में मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब वैसे तो 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा उसमें लगना चाहिए आपको। वैसे तो 45 मिनट्स में ही हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर ज्यादा जा भी दिया तो 1 घंटा लगना चाहिए उसमें, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो आगे आगे के सेक्शन में चले जाओ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। बायो फिर लास्ट में कर लेना, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट्स में हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री आपकी 50 मिनट्स में हो जाएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनमें न्यूमेरिकल इतने होते नहीं है। इनमें बस आपको मैक्सिमम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको करने में आधा मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1 मिनट भी लग सकता है ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन में जो वो चेन रिएक्शन चल रही है जिनमें। और बाकी ज़्यादा टाइम आपको फिजिकल में ही लगेगा, और उसमें भी कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। बाकियों में तो उन्होंने वैल्यूज ही ऐसी दी रहती है कि बस वो जल्दी कैंसिल होकर आंसर आ जाए। इसलिए केमिस्ट्री में भी आपको 50 मिनट्स लेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही। और फिजिक्स में भी आपको 1 घंटा ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ वो 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, उनको लास्ट में छोड़ोगे तो बाकी जो आपके उन 4-5 को हटा के जो आपके 40 क्वेश्चन बचे उनको करने में आपको 1 घंटा ही लगना चाहिए। और बाकी एक ये है कि रीड क्वेश्चन ट्वाइस। देखो, पहली बार में तो आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी ही पढ़ोगे, जिससे आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगी कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, वैल्यूज दी है, कौन सी वैल्यू नहीं दी है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बार में आपको ये पता चलेगा उसमें इज एम मतलब वो नॉट दिया या ऑल ऑफ दीज दिया है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। और बाकी की जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, सारे तो नहीं होते, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, उनको लास्ट के लिए छोड़ दो। मतलब ऐसा तो है नहीं, अगर अगर आप सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन कर रहे हो, पहले बायो में फिर फिजिक्स में फिर केमिस्ट्री में, और कोई लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अपने बाकी के क्वेश्चन उस एक लेंदी क्वेश्चन के लिए छोड़ोगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए लेंदी क्वेश्चन हमेशा लास्ट के लिए छोड़ो, और उसके आगे जो आधे आधा या 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है उन्हें पहले कर लो। लेंदी क्वेश्चन लास्ट में कर लेना आराम से। अब ये आप अब थोड़ा देखते हैं ओएमआर फिलिंग के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे नीट एग्जाम जो पेन पेपर मोड में हो रहा है, वो ऑब्वियसली जेई जैसा एग्जाम तो है नहीं जो कंप्यूटर बेस्ड मोड में हो रहा है, जिसमें आपको ये टेंशन है ही नहीं कि मेरी ओएमआर गलत हो जाएगी या ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, रोल नंबर गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। लेकिन नीट एग्जाम ओएमआर बेस्ड है, इसलिए इसमें ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटेजी भी आपको आनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एग्जाम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो देखो, ओएमआर फिलिंग में क्या है, ये ऊपर वाला अभी के लिए इग्नोर करो, क्योंकि जो नीट की एक्चुअल ओएमआर होती है उसमें ये सब तो होता ही है, रोल नंबर, नेम, सेक्स, ये सब ये तो होता ही है। लास्ट में या बगल में वो आपके पेरेंट्स का नाम, थंब इम्प्रेशन, आपका नाम, ये सब भी होता है। तो वो यहाँ पे होता है। तो देखो, आपके पास 3 आवर 20 मिनट्स है। 2 बजे ही वो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब वो लोग तब नहीं देते हैं कि 3 घंटा 20 मिनट आपके पास पूरा का पूरा पेपर करने के लिए। वो 3 घंटे 20 मिनट में आपको पेपर भी करना है, ओएमआर भी फिल करनी है, और ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी है, नेम, रोल नंबर, और बाकी वहाँ पे जो आपसे साइन करवाएंगे अलग अलग, या आपकी फोटो स्टिक करवाएंगे अपने पेपर्स पे, वो भी आपको इन 3 घंटे 20 मिनट में ही करना है। इसलिए जो वो 20 मिनट है आपके पास शुरू के, वो आप इसी के लिए रखो। कभी कभी ज्यादा भी चले जाते हैं क्योंकि सेंटर में लेट काम होता है, इसलिए आप ये मान के चलो कि आपके पास पेपर के लिए 2 आवर 50 मिनट्स है। बाकी जो आधा घंटा है वो इस काम में, और जो वहाँ पे साइन करवाएंगे या पेपर स्टिक करवाए, सॉरी फोटो स्टिक करवाएंगे, उसमें जाएगा। अभी इस पे फोकस करते हैं जो आपके 200 क्वेश्चन है। देखो, अ, अब जब हम मॉक टेस्ट भी दे रहे होते हैं या फिर नीट एग्जाम ही, तो ओएमआर फिलिंग के अब ऑब्वियसली 2 तरीके हमारे पास आते हैं। या तो आप वो सारे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में कर लो, जो आंसर है उसको टिक कर लो और लास्ट में ओएमआर में फिल करो, या तो साइमल्टेनियसली फिल करते जाओ। अब देखो, जो सबसे प्रेफर्ड तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, वो आपका एड एंड जब आप फिल करो वही होता है, क्योंकि जब आप साथ साथ क्वेश्चन करके वो फिल कर रहे होते हो ना, तो थोड़ी हड़बड़ी में भी करते हो। ऊपर से अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके लिए जगह छोड़ दोगे, फिर आगे वाले करोगे, या फिर एक साथ, सॉरी, 2 छोड़ दिए तो फिर वो आप 2 जगह छोड़ोगे, और वो गलती हो जाएगी। आगे कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर वो सारे क्वेश्चन एक ऊपर चलते जाएंगे, फिर लास्ट में आके रियलाइज होगा कि मैं हूँ 199 वाले क्वेश्चन पे और मैंने मार्क 200 पे करना है, ये कैसे। इसलिए लास्ट में ही ओएमआर फिल करा करो। और मतलब अ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओएमआर तो आप लास्ट में ही फिल करो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसका आंसर आपका सी आया,
तो आप बस सी पे एक डॉट लगा दो कि ये मेरा आंसर है। और मतलब आगे जब आप लास्ट में क्रॉस चेक कर रहे हो तब अगर आपका आंसर बी आ रहा है और आपने देखा कि मैंने एक सिली मिस्टेक की थी उसकी वजह से मेरा सी आ रहा है, तो तब आप इसे लास्ट में करेक्ट कर सकते हो। वरना अगर आपने पहले ही सी में कर दिया तो वो फिर रिग्रेट ही होगा। इसलिए ऐसे कर लिया करो, क्योंकि जहां आपने पूरा वो सर्कल करा हुआ है वो रीड होगा। एक डॉट से इतना फर्क नहीं पड़ता है, एक डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपने उस सी को 50% से ऊपर सर्कल कर दिया है तो फिर आपका ना बी कंसिडर होगा ना सी आंसर कंसिडर होगा, फिर वो आपका क्वेश्चन ही जाएगा। इसलिए बस एक डॉट लगा लिया करो, नहीं तो बस अपनी ओएमआर लास्ट में फिल करो। सबसे इफेक्टिव तरीका यही है, अपनी ओएमआर लास्ट में फिल करो। फिर है कि जैसे अब अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो आप ओएमआर में ही टेस्ट दोगे, तो उससे तो आपकी ओएमआर फिलिंग प्रैक्टिस और ये कि आपको एंड में फिल करना है या साइमल्टेनियसली, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा आपको सूट कर रहा है। वैसे मेजर चांसेस यही है कि एंड वाला ही सूट करे। तो इसीलिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप कोचिंग में अगर जाके दे रहे हो ऑफलाइन तो ऑब्वियसली ओएमआर की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक ओएमआर अपने साथ रखा ही करो। मतलब गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो सैम्पल ओएमआर का, या फिर मैंने भी एक शॉर्ट बनाई है सैम्पल ओएमआर की, उस लिंक से डाउनलोड कर लो। अ, पर ओएमआर जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो अपने साथ रखा ही करो, ताकि उसे भी फिल करते जाओ। उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी ओएमआर फिल करने की। तो इसीलिए ओएमआर फिल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी जैसे ट्वेल्थ के एंड तक जो अपने मॉक टेस्ट होते थे वो ऑनलाइन ही दे रहा था, तो मेरी इतनी ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस हुई नहीं थी। तो फिर जब हमारे बोर्ड खत्म हुए उसके बाद एक महीने का हमारा टेस्ट सीरीज चला था डेली टेस्ट का, तो उसमें ऑफलाइन जाके देना होता था। तो उसमें मेरे पहले 2-3 दिन तो रोल नंबर में डालने में ही गलती हो जाती थी। फिर मतलब वाइटनर मांगो, डांट खा के वाइटनर मांगो, फिर होता भी। और ऊपर से जब आप नीट एक्चुअल नीट एग्जाम दोगे तो वहाँ पे कुछ सेंटर्स में ऐसा भी होता है कि वाइटनर होता ही नहीं है, फिर वो पेपर ही बुरा जाता है। हमें भी हमारे सर ने एक स्टोरी बताई थी कि एक मतलब अ, उनकी स्टूडेंट थी जिनकी टॉप रैंक आनी मतलब पक्की थी, और उन्होंने रोल नंबर गलत भर दिया। अब वो पेपर में थोड़े टाइम तक तो मतलब यही रिक्वेस्ट करती रही कि एक वाइटनर दे दो, और वाइटनर बहुत लेट आया। मतलब इसी टेंशन की वजह से जहां उनके 680 प्लस आने थे उनके 570 आए, और उन्होंने मतलब अ, एक ड्रॉप लिया फिर। तो इसीलिए ओएमआर प्रैक्टिस, रोल नंबर, ये सब फिल करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसलिए अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो ओएमआर साथ ही साथ भरते रहा करो। और बाकी ये लास्ट है एक्सपीरियंस से कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, मतलब बिल्कुल ही नहीं पता है ये इसका आंसर क्या होगा, या फिर ऑप्शन ही रिलेट नहीं हो रहे, तो उसे छोड़ो, उसको गेस मत करो। मतलब 75% चांस है कि वो गलत होगा, प्रोबेबिलिटी से भी देखें तो 75% चांस है कि वो गलत होगा, सिर्फ 1/4 चांस है कि वो सही होगा। रिस्की है। अगर 50% चांस भी होता ना तो भी कर देते गैस, लेकिन ऑब्वियसली 4 ऑप्शन है। इसलिए अगर कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन के बारे में तो आ, तुक्का मारना अवॉइड करो, उसे छोड़ के आगे बढ़ो। क्योंकि अगर सही हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर गलत हो गया तो फिर -5 जाएंगे सीधा। इसलिए गैस करना अवॉइड करो अगर कुछ भी नहीं आता है। बाकी यूनिट्स का, जीरोस का, पावर का या फिर डेसिमल का ख्याल रखा करो न्यूमेरिकल्स में। क्योंकि ऑब्वियसली 10 की पावर -5, -4 या 10 की पावर -5 +5, इसको भी हम कभी कभी बिना देखे, फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 × 10 की पावर -5 आंसर आ रहा है, और हमने बस ये देखा कि 2 × 10 की पावर 5 था, माइनस प्लस देखा ही नहीं, बस वहाँ टिक कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ तो माइनस भी था प्लस भी था। तो इसीलिए उसका भी ध्यान रखा करो, जीरोस का भी ध्यान रखा करो, पावर्स का भी ध्यान रखा करो, यूनिट्स का भी ध्यान रखा करो कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, क्या है। और बाकी फिजिक्स में आप ये यूज़ कर सकते हो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो आप यूनिट देख के ही देख लो कि किसकी डायमेंशन मैच कर रही है। तो ये भी मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, हो सकता है कि यूज़ आ जाए। मतलब मॉक टेस्ट में भी जैसे अगर मैंने 40 मॉक टेस्ट दिए होंगे लास्ट के 30 दिनों में, तो किसी एक टेस्ट में मेरे काम आया होगा। वैसे इतना काम आता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई ज़रूर करना अगर आपसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो। ये था मेरी तरफ से पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर नीट एग्जाम। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।